नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं अनुज आपका स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने एक दिवसीय दिल्ली दौरे से आज रायपुर लौटे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राज्य के विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं पर हुई चर्चा। पूरे देश में मनाया जा रहा ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार, हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की विशेष नमाज अदा की। नक्सल उन्मूलन अभियान और छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 7 नक्सलियों ने दंतेवाड़ा में किया आत्मसमर्पण, 2 इनामी नक्सली भी शामिल। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने एक दिवसीय दिल्ली दौरे से आज रायपुर लौट आए। राजधानी के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में अपनी यात्रा की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राज्य के विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री से बोधघाट परियोजना और रिवर इंटरलिंकिंग योजना पर विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि बोधघाट परियोजना के जरिए 4 लाख हेक्टेयर और रिवर इंटरलिंकिंग के माध्यम से 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई संभव हो सकेगी। इसके साथ ही बोधघाट परियोजना से 125 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन होगा। उन्होंने आगे कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ राज्य सरकार की सख्त कार्रवाई की जानकारी भी प्रधानमंत्री को दी गई। धान खरीदी से लेकर रासायनिक खाद की उपलब्धता तक के मुद्दों पर भी उनसे चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीएपी खाद की थोड़ी कमी जरूर है, लेकिन ये वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी समस्या है जिसकी व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी उन्होंने कहा कि समय आने पर सब हो जाएगा। कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात किया और अपना जो छत्तीसगढ़ की बदली हुई तस्वीर है उसको साझा करने का अवसर मिला। बहुत ये सौभाग्य की बात है। और हमने कल 2 बातों पर उनसे चर्चा की। एक तो बोधघाट परियोजना और रिवर इंटरलिंकिंग पर चर्चा हुई है। और ये बोधघाट परियोजना के बनने से करीब 4 लाख हेक्टर में सिंचाई होगी और रिवर इंटरलिंकिंग से करीब 3 लाख हेक्टर में सिंचाई होगी और इस तरह से कुल 7 लाख हेक्टर में सिंचाई होगी। और बोधघाट परियोजना के बनने से 125 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी, जल विद्युत पैदा होगी और करीब 4000 टन मत्स्य का भी उसमें उत्पादन होगा। तो इसकी चर्चा हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से की है। और जो अभी छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के साथ हम लोग लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं, उस पर भी उनको अवगत कराया। उसके लिए उन्होंने बधाई दी है। और उनको भी हमने जो ऑपरेशन सिंदूर और कश्मीर में जो शांति बहाली और अभी जो चिनाब सबसे दुनिया का ऊंचा ब्रिज का उन्होंने लोकार्पण किया है, इस सब की भी उनको हमने बधाई दी है। और अपने प्रदेश में जो धान हम लोगों ने खरीदे हैं उसका डिस्पोजल, उसके पर भी चर्चा हुई है। और अनेक विकास पर उनसे चर्चा हुई है। और हर तरह से आगे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए उन्होंने सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया है। अब सब क्या बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, दुनिया उसको सुन भी रही है, देख भी रही है। और जातिगत जनगणना की जहाँ तक बात है, लंबे समय से कांग्रेस बात करती रही लेकिन कभी जनगणना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, जिसको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मतलब घोषणा भी की हैं और जनगणना भी होगी। देखिए, इस साल डीएपी की थोड़ी शॉर्टेज तो रहेगी और ये खाली हमारे देश की नहीं, अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। कुछ हालात ऐसे दुनिया में हैं, लेकिन उसकी भी हम लोग
व्यवस्था कर ली है। एनपीके पर किसानों को जोर दे रहे हैं, हमारा कृषि विभाग उसमें लगा है और किसी भी तरह से उर्वरक की कमी नहीं होगी। डीएपी की जरूर थोड़ी मात्रा शॉर्टेज रहेगी, लेकिन उसका विकल्प हम लोग किसानों को दे रहे हैं। आज पूरे देश में ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार पूरे धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी रायपुर में भी इस पवित्र अवसर पर विशेष उत्साह देखने को मिला। शहर के प्रमुख ईदगाह भाटा मैदान में सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने यहां पहुंचकर ईद की विशेष नमाज अदा की। इस दौरान नमाजियों ने खुदा से अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। समाज के हर वर्ग और समुदाय के बीच सौहार्द और शांति की भावना बनी रहे, इसके लिए विशेष प्रार्थना की गई। ईदगाह में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस बल की तैनाती और प्रशासनिक निगरानी के बीच कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। बकरीद इस्लाम धर्म का एक अहम त्योहार है, जिसे कुर्बानी के त्योहार के रूप में जाना जाता है। ये त्योहार न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि त्याग, सेवा और भाईचारे का संदेश भी देता है। रायपुर सहित प्रदेश भर में बकरीद की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से अदा की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और मिठाइयों का आदान प्रदान किया। इस अवसर पर त्योहार की खुशियों के साथ लोगों के चेहरे पर मेल मिलाप और एकता की झलक साफ नजर आई। दंतेवाड़ा जिले में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान और छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के तहत 7 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। आत्मसमर्पण करने वाले 2 इनामी माओवादी जुगलू और बुरकू शामिल हैं, जिन पर शासन द्वारा 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित था। इन सभी माओवादियों ने डीआरजी कार्यालय दंतेवाड़ा पहुंचकर आत्मसमर्पण किया। अब शासन की पुनर्वास नीति के तहत इन्हें 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण, कृषि भूमि जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी, ताकि ये एक नई शुरुआत कर सुरक्षित जिंदगी में जी सकें। पुलिस ने जानकारी दी कि लोन वर्राटू अभियान की सफलता लगातार बढ़ रही है। अब तक 238 इनामी माओवादियों समेत कुल 991 नक्सली समाज की मुख्य धारा में लौट चुके हैं। 7 माओवादी ने आत्मसमर्पित करने के लिए अपने इच्छा जाहिर की है, जिसमें 2 इनामी माओवादी है। आत्मसमर्पित माओवादी का डिटेल्स इस प्रकार है। एक जुगलू उर्फ सुडुम कोवासी एवं दशा उर्फ बुरकू पोडियाम, ये आरपीसी सीएनएम सदस्य के पद पर सक्रिय थे। इनके दोनों के ऊपर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित है। इनके अलावा एक बोडली आरपीसी, एक उतला आरपीसी, 2 पोमरा आरपीसी, एक बेचापाल आरपीसी, एक डूंगा आरपीसी एवं एक पल्लवा आरपीसी में सक्रिय थे। ये आत्मसमर्पित माओवादी नक्सली के बैनर पोस्टर लगाना, पेड़ खोदना, रोड खोदना, ये सब काम में सक्रिय थे। इनको आत्मसमर्पण कराने में सीआरपीएफ 195 और 230 बटालियंस का विशेष योगदान रहा है। इसी के साथ कुल दंतेवाड़ा में अब तक 238 इनामी माओवादी के सहित टोटल 991 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन आत्मसमर्पित माओवादियों को छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 50,000 रुपए की इनाम राशि के अलावा अन्य सुविधा भी दिया जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल समेत वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर व्यापक मंथन हुआ और कई अहम निर्णय लिए गए। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक में 3 मुख्य बिंदुओं पर विशेष रूप से चर्चा हुई। पहला, प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियानों के आयोजन को लेकर विस्तृत योजना बनाई गई। इसमें सिकल सेल मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान, एचआईवी पीड़ितों के लिए जागरूकता और उपचार से जुड़ी योजनाओं पर जोर दिया गया। दूसरा अहम मुद्दा मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने को लेकर था। मंत्री ने बताया कि इस दिशा में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को अंतिम छोर तक पहुंचाने और समयबद्ध इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। तीसरा विषय राज्य के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना सुविधाओं को लेकर था। मुख्यमंत्री ने सभी मेडिकल कॉलेजों को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस करने, स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने और कॉलेजों में सीटें बढ़ाने को लेकर निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का 3 प्रमुख बातों पर जोर था। एक तो हमारे प्रदेश में जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जैसे सिकल सेल है, टीबी मुक्त करना है, मलेरिया मुक्त करना है, एचआईवी पीड़ित लोगों के लिए और कैसे उनको
जन जागरूक करके और जो पीड़ित हैं, बीमार हैं, उनके इलाज की बातचीत है। ऐसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों को 100% लोगों तक पहुंचाने के लिए बातचीत हुई है। साथ ही जो प्रदेश में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर है, उसको कम से कम करने की बातचीत हुई है। और साथ ही साथ जो प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर हैं हमारे, जैसे सुपर स्पेशलिटी जगदलपुर में शीघ्र चालू होने वाला है, उसको जल्द से जल्द चालू करने हेतु कहा गया है। बिलासपुर का जो सुपर स्पेशलिटी है उसको और जन उपयोगी बनाने हेतु कहा गया है। और बड़े टर्सरी केंद्र जैसे सिम्स है, मेकाहारा है, DKS है, और हमारे सारे मेडिकल कॉलेज के जो हॉस्पिटल हैं उनको सभी उपकरण और डॉक्टरों से पूरी तरह से पदों को भरकर लोगों को, आम जन तक सुलभ इलाज भी पहुंच सके, और मेडिकल कॉलेजों में जो सीट संख्या है उसको बढ़ाने हेतु भी कल चर्चा हुई है। शिक्षा विभाग है वो अभी उसमें युक्तियुक्तकरण किया गया है, इसलिए उसको क्राइटेरिया में नहीं रखा गया है। बाकी कई विभाग जैसे राजस्व है, माइनिंग है और पुलिस है, इन विभागों के ट्रांसफ़र सतत रूप से होते भी रहते हैं, इसलिए इनको इन सब से अलग भी रखा गया है। और निश्चित रूप से प्रदेश में जो बहुत आवश्यक होगा या बहुत ज़्यादा जिनको करना आवश्यक होगा कि करना ही है, उनका ट्रांसफ़र होगा। बाकी सामान्य रूप से मुझे लगता है कि जो प्रदेश में सभी विभाग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो भी आवेदन उनके आएंगे उनको सरकार गंभीरता से परीक्षण करेगी और निश्चित रूप से जो पात्र होंगे उनका ट्रांसफ़र करेगी। ठीक है, प्रदेश में कई कार्य हैं, कई चाहे निर्माण का बिल्डिंग वर्क हो या फिर लैब हो या भवन हो, कई प्रदेश में हजारों करोड़ के ठेके चल रहे हैं। अब वो तो सभी ठेकों के बारे में बताया जाना संभव नहीं है, परंतु समय सीमा में अगर कोई नहीं बनाएगा तो उनके पैसे काटने के भी प्रावधान है और विभाग उस पर करती है। रायगढ़ में शुक्रवार को कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर छत्तीसगढ़ सरकार के युक्तियुक्तकरण फैसले पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर शिक्षा विरोधी और रोजगार खत्म करने का आरोप लगाया। पार्टी का कहना है कि प्रदेश के 10,463 स्कूलों को बंद करने का निर्णय छात्रों और शिक्षकों दोनों के भविष्य के साथ खतरा है। पूर्व विधायक चंद्रदेव राय ने कहा कि इस फैसले से करीब 45,000 शिक्षकों के पद समाप्त हो जाएंगे। आदिवासी क्षेत्रों जैसे बस्तर और सरगुजा के बच्चों की शिक्षा पर इसका सीधा असर पड़ेगा। वहीं एक शिक्षक पर अब 30 छात्रों की जिम्मेदारी डालने से पढ़ाई की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। कांग्रेस ने यह भी कहा कि स्कूलों के बंद होने से मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों, सफाई कर्मियों और चौकीदारों जैसे सहायक कर्मचारियों का भी रोजगार प्रभावित होगा। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार पहले से खाली पड़े 58,000 शिक्षकों के पद भरने के बजाय स्कूलों को ही बंद कर रही है। क्या कुछ मुख्य वजह रही प्रेस वार्ता? आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष और सभी नेतागण के निर्देश पर रायगढ़ जिला मुख्यालय में आज हमारे जिला अध्यक्ष सम्मानित अनिल शुक्ला जी और हमारे नागेंद्र नेगी जी और पूर्व विधायक सम्मानित हमारे प्रकाश नायक जी और सभी जिला के पदाधिकारी और आप सब मीडिया के साथियों की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ के ज्वलंत मुद्दा युक्तियुक्तिकरण को लेकर आज प्रेस वार्ता है। इस सरकार में जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थी तो 3,300 स्कूलों उन्होंने बंद कर दी और 12,000 शिक्षकों की भविष्य खराब कर दी। फिर उसी चक्र पर, उसी तर्ज पर विष्णुदेव की सरकार ने भी प्रदेश में 45,000 शिक्षकों की भविष्य खराब करने जा रही है और ये अन्याय हम होने नहीं देंगे। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल बड़ी मुश्किल में खुलते हैं, आज रोजगार छीने जा रहे हैं, चाहे मध्याह्न भोजन चलाने वाली महिला समूह हो, चाहे रसोईया हो, चाहे भृत्य हो, चाहे स्वीपर हो, तमाम लोगों की भविष्य खराब होने जा रही है। इसलिए सरकार को हम चेताने आए हैं कि छत्तीसगढ़ के जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल में आपने जो सेटअप बनाया है 21 और 26 के अनुपात में एक शिक्षक के भरोसे 18 सब्जेक्ट कैसे पढ़ाई होगी और वो भी प्रधान पाठक सरकारी डाकों में व्यस्त रहेंगे। अगर आपको शिक्षा व्यवस्था सुधारनी है तो आप शिक्षकों के साथ न्याय करें, क्रमोन्नत और समय वेतनमान दें, शिक्षकों के लंबित पुरानी शिक्षा नीति है उसको सुदृढ़ करें, शिक्षा में गुणवत्ता लाएं, बच्चों को मॉडल एजुकेशन दें। जैसे भूपेश की सरकार ने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम किए हैं, आपको भी नवाचार लाने चाहिए। सारे स्कूलों में इंग्लिश मीडियम अनिवार्य कर दें, शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार लाएं। आप शिक्षकों की भर्ती करके क्या करना चाहते हैं? आपने जो विधानसभा में घोषणा किया था 57,000 शिक्षकों के पद हम भरेंगे,
आपने विधानसभा में घोषणाएं की, मंत्री आपके शिक्षा मंत्री ने, कि हम 35,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। ओपी चौधरी पिछली विधानसभा में कहता है कि हम 20,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे, और आज आप कहते हैं कि शिक्षक अतिशेष है, शिक्षक की युक्तिकरण करेंगे। आप ये कहना चाहते हैं कि शिक्षकों की भर्ती ही नहीं करेंगे, आप 3 में से 1 हटा के 2 कर रहे हैं। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगार रोजगार जो तलाश रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ आप कुठारा घाट वादा खिलाफी करने जा रहे हैं, आप भेदभाव करने जा रहे हैं। ये अन्याय हम होने नहीं देंगे, आपकी वादा खिलाफी नहीं चलेगी, छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय नहीं चलेगी, छत्तीसगढ़ियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, बच्चों के भविष्य खराब होने नहीं देंगे, शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। क्या प्राइवेटकरण करना चाहती है भाजपा सरकार क्या शिक्षकों को? बिल्कुल। आज छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, जब 10,463 शासकीय स्कूल बंद करके आप एक तरफ प्राइवेटेशन करने जा रहे हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे शहर में, हमारे रायगढ़ जैसे, हमारे साड़ागढ़ जैसे, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सरिया, बरमकेला और पुसोर जैसे छोटे छोटे कस्बों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पढ़ते हैं, उसके आप भविष्य खराब करके आप प्राइवेटेशन करने जा रहे हैं ताकि प्राइवेट में पढ़े, रेगुलर में शासकीय में शिक्षक ही न रहें, बच्चे ही न रहें। ये क्या व्यवस्था है 2M दर्जा का? इसलिए इस सरकार को हम चेताने आए हैं। एक तरफ व्यापारी परेशान है, आप जीएसटी वसूल के पूरे व्यापारी को परेशान करने लगे हैं, किसान परेशान है, ना उसको खाद मिल रहा है ना बीज मिल रहा है, आज शिक्षक और पालक परेशान है। आप छत्तीसगढ़ियों के साथ क्या करने जा रहे हैं? आगे किस तरह से रणनीति? आगे हमारी रणनीति है, अभी 5 और 6 और 7 तारीख को हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आगामी हम 9, 10 और 11 तारीख को हमारे तमाम नेतागण, हमारे विधायक, हमारे पूर्व विधायक, हमारे जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, विकासखंड शिक्षा अधिकारी के घेराव करेंगे। और उसके बाद भी ये सरकार नहीं सुधरी तो जैसे स्कूल 16 जून को खुलेगी, 16 जून से 25 जून के भीतर में हम जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की हमारी कांग्रेस पार्टी घेराव करेगी। उसके बाद भी अगर नहीं सुधरी तो जिन स्कूलों को बंद करेंगे उस स्कूलों में हमारे नेतागढ़ पहुंच के और तख्ती लेके वो जाएंगे, बताएंगे कि इस स्कूल के साथ आपने इतना बड़ा न्याय किया है, ये स्कूल का आपने बंद क्यों किया है, ये पुसोर की स्कूल, ये हमारे बरमकेला और सरिया की स्कूल, रायगढ़ की स्कूल आपने क्यों बंद किया, हमारे छत्तीसगढ़ की स्कूल क्यों बंद किया। न्यायधानी बिलासपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। शहर में लूट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक पर हमला कर आरोपियों ने उससे नकद और उसका मोबाइल लूट लिया। घटना में घायल युवक आदित्य पटेल ने बताया कि वो अपने दोस्त के साथ उसे छोड़ने सिरगिट्टी क्षेत्र गया हुआ था और वापस लौटते समय अज्ञात युवकों ने उसे घेर लिया। उसके सिर पर हमला किया गया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। आरोपियों ने उसके पास से करीब 10,000 रुपए नकद और 1 लाख रुपए कीमत का मोबाइल लूट लिया और मौके से फरार हो गए। घायल युवक को सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस मामले में पीड़ित ने साफ तौर पर लूट की बात कही है, जबकि पुलिस इसे सिर्फ मारपीट की घटना बता रही है। सीएसपी निमितेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि युवक के साथ मारपीट करने वाले अज्ञात आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरा नाम आदित्य पटेल है, दुमा में रहता हूँ और अपने दोस्त को छोड़ने गया था बिलासपुर में। उधर से आ रहा था ना तो पीछे से कोई वार किया, मेरा पर्स में पैसा और मोबाइल वो लेके चले गए। कितना पैसा था पर्स में? पर्स में था 10,000 रुपये और मोबाइल था 1 लाख का। कितने लड़के थे? अब वो लड़के तो पीछे से वार किया है, याद नहीं आ रहा, पर 2 से 3 लोग थे अंदर। घटना कहाँ पर हुई है? ये अपना सिलपरी कंपनी के पास लाइट को 2-2.5 के बीच में हुआ है। क्या काम करते हो आप? मैं BSNL में जाता हूँ। BSNL? हाँ। ठेका में हो कि नहीं, कंपनी से आपने उसी ठेकेदारी में चल रहा था कंपनी से। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का परसों रात्रि करीबन 12 से 2 बजे के बीच एक युवक को कुछ अज्ञात लड़कों ने उनके साथ मारपीट की है और जिस पर उसके पिता ने थाने में आकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाने में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है और विवेचना की जा रही है। आहत हॉस्पिटल में एडमिट है जिसका विस्तृत कथन लेकर घटना के संबंध में विस्तार से जानकारी ली जाएगी और पुलिस तत्काल ही मौके पर पहुंच गई है और आसपास ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है जो इस तरह की घटना को अंजाम दे सके। आरोपियों की पहचान कर उन्हें शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। किस बात को लेकर घटना को अब वो पीड़ित से हमारी अभी अच्छे से बात नहीं हो पाई है। पीड़ित हॉस्पिटल में है और उससे विस्तृत स्टेटमेंट लेने के पश्चात और ये इस मामले का पूरी तरह से जानकारी हो पाएगी। महासमुंद जिले में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से युक्ति युक्तकरण योजना प्रभावी रूप से लागू की जा रही है। इस संबंध में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने प्रेस वार्ता कर बताया
कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जिले के 1957 स्कूलों को समाहित कर अब 1948 स्कूलों में बदल दिया गया है। उन्होंने बताया कि लगभग 700 अतिशेष शिक्षकों को विभिन्न स्कूलों में पुनः विभाजित किया गया है, जिससे अब कोई भी स्कूल एकल शिक्षक नहीं रहेगा। सभी स्कूलों में न्यूनतम 2 शिक्षक अनिवार्य रूप से मौजूद रहेंगे। कलेक्टर लंगेह ने कहा कि एक ही परिसर में स्थित विद्यालयों को मिलाकर क्लस्टर मॉडल विकसित किया जा रहा है, जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षण वातावरण मिलेगा। इसके साथ ही युक्तियुक्तकरण से करीब 90% बच्चों को बार-बार प्रवेश प्रक्रिया से राहत मिलेगी और पढ़ाई की निरंतरता बनी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कदम से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी, बल्कि संसाधनों का समुचित उपयोग भी सुनिश्चित होगा। ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है, पूरा नियमानुसार हुआ है, ट्रांसपेरेंट वे में हुआ है और जिला पंचायत सभा कक्ष में पूरा एकदम ट्रांसपेरेंट वे में वहाँ पे प्रोजेक्टर के माध्यम से पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है और इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि जो निर्देश प्राप्त हुए थे शासन से युक्तिकरण के, उसका अक्षरशः पालन हो। और वर्तमान में महासमुंद जिले में कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जो भी शिक्षक विहीन है, यहाँ पे एकल शिक्षक है। और जो हमारा अतिशय शिक्षकों की जो सूची है, तो हमारी जो राष्ट्रीय जो अपना शिक्षा नीति है 2020 जो कि छत्तीसगढ़ में लागू है, उसमें जो सेटल के प्रावधान है उसके अनुसार ही यहाँ पे हमने अतिशय शिक्षकों की सूची बनाई थी और नियमानुसार उनकी प्रस्तावना की थी। देखिए, जैसे हम पहले देखते थे कि बेसिकली बहुत सारे स्कूलों में ऐसे इश्यू फेस करते थे, परंतु जैसे मैंने बताया भी जो हमने पूरी प्रक्रिया जो की है, इसमें जो शिक्षक विहीन स्कूल थे जहाँ पे इस प्रकार के इशू आते थे, जहाँ पे जो एकल शिक्षक थे, जहाँ पे टीचर्स की कमी थी, इन 2 श्रेणी के स्कूलों के बाद हमने उन स्कूलों का चयन किया है जो कि दूरस्थ अंचल में थे और जहाँ पे 10 संख्या के अनुसार हमारे शिक्षक कम थे। तो ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है, इसी क्रम में हमने की है। यहाँ पे आवश्यकता थी, वहाँ पे हमने वहाँ पे टीचर्स को वहाँ पे प्रदान किया है और आशा करते हैं आगे जाके इस प्रकार की इशू नहीं। बिलासपुर शहर में लगातार हो रही आगजनी की घटनाओं ने एक बार फिर दहशत का माहौल बना दिया है। बीती रात सरकंडा थाना क्षेत्र के खमतराई स्थित अटल आवास में आगजनी की सनसनीखेज घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार रात करीब 2 से 3 बजे के बीच अज्ञात लोगों ने परिसर में खड़ी लगभग 10 बाइकों को आग लगा दी, जिससे सभी वाहन जलकर खाक हो गए। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि यह घटना शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं, बल्कि असामाजिक तत्वों द्वारा जानबूझकर की गई है। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हालांकि जब तक आग बुझाई गई तब तक सभी दोपहिया वाहन पूरी तरह से जल चुके थे। इस घटना के बाद क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल है। लोगों ने आशंका जताई है कि शहर में एक फायर गैंग सक्रिय है, जो लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इससे पहले भी शहर के अन्य इलाकों में इसी तरह की वारदातें सामने आ चुकी हैं। पुलिस प्रवक्ता रश्मित कौर ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आग लगने की वजह प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में बिजली विभाग को पत्र भेजा गया है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। सरकंडा थाने से ये सूचना प्राप्त हुई है कि खमतराई अटल आवास एरिया में कुछ गाड़ियों में आग लग गई है शॉर्ट सर्किट की वजह से। इसमें आगजनी का अपराध कायम किया गया है और बिजली विभाग को पत्राचार किया जा रहा है। आगे जैसे भी जांच में जो भी तथ्य पाए जाएंगे उस पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। आज के अंक में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।